वेलकम बैक टू अनप्लग्ड विद प्रदीप। आज हम बांसवाड़ा के मोस्ट वायरल प्लेस पे आए हैं जिसका नाम है चाचा कोटा। हम यहाँ पे आए हैं उस स्पेशल इंसान से मिलने के लिए, उसकी जर्नी जानने के लिए जिन्होंने इस प्लेस को वायरल किया है। उनका पैशन इस काम के लिए, हमारी सारी जगहों को वायरल बनाने के लिए, लोगों को ये दिखाने के लिए कि राजस्थान में सिर्फ रेत और ऊंट ही नहीं है, लेकिन बहुत सारी ग्रीनरी भी है और बहुत सारे पहाड़ भी है। So join me in welcoming the person who made this place famous, a travel vlogger, an artist, a photographer and a social activist, भरत जी कंसारा। भरत जी, थैंक यू वेरी मच हमको टाइम देने के लिए। और आज संडे, आपको छुट्टी होनी चाहिए वैसे, लेकिन हमको टाइम देने के लिए, हमें ज्वाइन करने के लिए थैंक यू तो आपका कि आपने हमें टाइम दिया। इतनी बड़ी टीम आज सागवाड़ा से 50-60 किलोमीटर दूर से चाचा कोटा की इस पवित्र धरती पर चल के आई है। सर, आपका चाचा कोटा के लिए सबसे पहला इमोशन क्या है? ये मेरी रग रग में बसा हुआ एक खूबसूरत सा टुकड़ा, ये 50 किलोमीटर का जो बैक वाटर है, ये बहुत खूबसूरत है। ये खूबसूरत इसलिए है कि मुझे नेचर से बहुत प्यार है। यहाँ पर वाइल्ड लाइफ, विदेशी पक्षी, बहता पानी और यहाँ पर जो आदिवासी समुदाय है जिनसे मैं बहुत प्रेम करता हूँ, जो ट्राइब्स हैं हमारे, क्योंकि वो संस्कृति से जुड़े हुए जल, जंगल और ज़मीन के रक्षक हैं, उनके लिए उनके पास आने का मुझे एक सुनहरा अवसर जो है वो ये चाचा कोटा ही देता है। और बांसवाड़ा को जो विश्व स्तर पर एक पहचान दिलाई है वो इस चाचा कोटा ने दिलाई है। और सर, आज आप हमें घुमाएंगे आपके व्हीकल में, और हम लोग जाते जाते देखेंगे इस खूबसूरत जगह को और बात करेंगे आपके एक्सपीरियंस के बारे में, आपकी जर्नी के बारे में। और आज चाचा कोटा जो इतना फेमस हो चुका है, जो इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा वायरल हो चुका है, उसके बारे में जानेंगे और आपसे भी बात करेंगे और बहुत कुछ सीखना है आज। तो गाइज, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सर, अभी चाचा कोटा के साथ में भरत कंसारा का नाम जुड़ गया है और भरत कंसारा के सामने चाचा कोटा का नाम जुड़ गया है। तो ये पूरी स्टोरी क्या है इसके पीछे और कैसे इस जर्नी की शुरुआत हुई? बिल्कुल, सबसे पहले तो प्रदीप जी मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि इस आपके बड़े प्लेटफॉर्म पर मुझे आपने याद किया और मुझे यहाँ स्थान दिया। प्रदीप जी, मैं आपको बता दूं कि पहले कोटा मतलब सिर्फ कोटा होता था और अभी कोटा मतलब चाचा कोटा होता है। तो जो चाचा कोटा है वो ये खूबसूरत धरती अभी विश्व पर छा गई है। पूरे विश्व से लोग यहाँ इस रमणीय स्थान को देखने आ रहे हैं। 100 द्वीपों का शहर, सिटी ऑफ 100 आइलैंड के नाम से प्रसिद्ध ये हमारा बांसवाड़ा का टापुओं का शहर इन दिनों सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग है। अभी हमने देखा रास्ते में सारी गाड़ियाँ MH, MP, GJ, महाराष्ट्र वहाँ की थी, राजस्थान की कम थी। तो कहीं दूर दराज से लोग आने लगे हैं चाचा कोटा में। जी, तो ये जो सर अभी बीच में एक रील आई थी जो काफ़ी फेमस हुई थी, जिसमें बहुत सारे बाइकर्स यहाँ पे आए थे, तो उनके बारे में बताइए, क्योंकि उनके साथ में भी आपने कोलैबोरेट किया है। बिल्कुल सर, वो बाइकर्स जो हैं वो रॉयल इनफील्ड 350 क्लासिक अहमदाबाद से आए थे और उनके 35 बाइकर्स आए थे। उसके बाद में राजस्थान जीप क्लब, जो कि एक बहुत बड़ा नाम है, जिसमें 3600 मेंबर्स है, वो 4x4 की गाड़ियों से, विंटेज गाड़ियों से यहाँ बांसवाड़ा आए और उन्होंने अलग अलग स्थानों को यहाँ पर घुमा और एंजॉय किया। तो सर, सिर्फ चाचा कोटा ही नहीं, पूरे के पूरे बांसवाड़ा के टूरिज्म को आप प्रमोट कर रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या काम कर रहे हैं और कैसे चल रहा है ये सब? प्रदीप जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो धरती माता है, इसका हम पर एक ऋण है कि हमने इसने हमें मान सम्मान दिया है, यहाँ हमें जन्म दिया है, तो इसका ऋण हमें चुकाना है। डॉक्टर होता है वो अपने क्षेत्र में बढ़िया सेवाएं देता है, और इंजीनियर होते हैं वो अपने क्षेत्र में दे रहे हैं, टीचर अपने क्षेत्र में दे रहे हैं, सभी अपने क्षेत्र में बढ़िया। तो मैं एक बिजनेसमैन हूँ, तो मैंने देखा कि
मुझे फोटोग्राफी का शौक था और इसके माध्यम से मैं चाहता था कि इस धरती को एक्सप्लोर किया जाए, इसको विश्व स्तर पे लिया जाए, ले जाया जाए। तो इसलिए मैंने जो है वो स्टोरी, वीडियोस, रील, कंटेंट, इसके माध्यम से इस धरती को आगे ले जाने के लिए काम किया। अब मैं आपको बता दूं, अपने पॉइंट पे आते हैं कि यहाँ पर चाचा कोटा के अलावा बहुत सारे ऐसे जो पॉइंट हैं वो देखने लायक हैं, जो विश्व में एक कीर्तिमान बना सकते हैं। मैं बता दूं, यहाँ झरनों की धरती भी कह सकते हैं। यहाँ पर 50 से ज़्यादा झरने 30-35 किलोमीटर के दायरे में गिरते हैं। और उसमें कुछ झरने तो ऐसे हैं जो 200-300 फीट ऊंचाई से गिरते हैं। तो ये जो धरती है वो बहुत प्राकृतिक है। कुदरत ने यहाँ पर बहुत कुछ लुटाया, हमें बहुत कुछ दिया है। उसी तरह से हम अगर खास जो यहाँ के जो दर्शनीय स्थल हैं उसको हम देखें तो 10 से 12 स्थान है। एक दिन की आइटनरी, एक नाइट स्टे करके हम अच्छे से बांसवाड़ा घूम सकते हैं। ठीक है, उसमें आपका कलाटिया भैरव जी हिल्स है, जगमेरू हिल्स है। जगमेरू हिल्स बहुत खूबसूरत है। अभी पैराग्लाइडिंग हो रही है वहाँ पर। वहाँ बिल्कुल बादल है, वो नीचे ज़मीन को टच कर जाते हैं, ऐसे सीनरियो है। चाचा कोटा है आपका, समाई माता हिल्स है आपका, भुआदरा है आपका। उसके अलावा कलाटिया भैरव जी हो, भुआदरा हो गया, सिंहपुरा फॉल हो गए, उसके बाद में आपका जगमेर हो गया। बहुत सारी ऐसी जगह है। भंडारिया हनुमान जी है जैसे, बहुत ही माँ त्रिपुरा सुंदरी, सबसे अहम कहना भूल गया मैं, माफ़ी चाहता हूँ। जगत जननी माँ त्रिपुरा सुंदरी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, वो देखने लायक है। अर्थुना के मंदिर देखने लायक है। उसके पास अगर थोड़ा सा आप डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा पर देख लो, बेणेश्वर धाम विश्व प्रसिद्ध, वो देखने लायक है, दर्शन करने लायक है। तो ऐसी 10 से 15 जो जगह है वो मुख्य हैं यहाँ पर घूमने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि ये जो समय चल रहा है वो सबसे बेहतरीन समय है बांसवाड़ा घूमने का, क्योंकि बांसवाड़ा और मानसून दोनों का गहरा रिश्ता है। मानसून में बांसवाड़ा एक अलग ही रंग में होता है, एक अलग ही रूप में होता है। और अभी जो है वो यहाँ की प्रकृति यौवन पर है, क्योंकि मानसून शुरू है। जी सर। सर अभी आपने जो हम लोग कार में बात करते हैं, आप एक प्रोजेक्ट बता रहे थे जो आप डूंगरपुर पे के टूरिज्म पे कर रहे हैं सर, उसके बारे में सर थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ कि वागड़ है हमारा, उसके अंदर हमारा डूंगरपुर भी है, पास में जुड़ी हुई सीमाओं पे है। और मेरा ननियाल भी है, मुझे डूंगरपुर भी बहुत अच्छा लगता है और बहुत खूबसूरत है डूंगरपुर। लेकिन पर्यटन के क्षेत्र में उसको थोड़ा सा स्थान कम मिला है। वहाँ पर जो कलेक्टर साहब हैं अंकित जी सर, वो बहुत ही प्रयासरत हैं। उनके आदेश और निर्देशन में हमने एक अभी शॉर्ट पर्यटन को बढ़ाने के लिए 3 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाई है। बहुत खूबसूरत है। उसमें डूंगरपुर के सारे प्राकृतिक स्थानों को हमने दर्शाया है। वो मूवी हम बहुत जल्दी कलेक्टर साहब के निर्देशन में रिलीज करेंगे। उसके बाद में वहाँ पर्यटन बढ़ेगा। तो मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सागवाड़ा, परतापुर, ये जो हमसे लगे हुए जो वागड़ के क्षेत्र हैं वहाँ पर्यटन बढ़ना चाहिए, और इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। सर आपकी मैं रील्स देख रहा था बहुत सारे, जिसमें मैंने देखा कि जनरली हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए घूमना मतलब एक पर्टिकुलर स्पॉट पे जाना और वहाँ पे फ़ोटो खिंचाना और वहाँ पे जो भी खाने पीने की चीज़ें मिल रही है उसको खाना। लेकिन मैंने आपकी रील्स में देखा जो बाहर के जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं वो भी जिस तरीके से उस स्थान को जीते हैं, मतलब वहाँ पे जाके थोड़ा सा वो पिकनिक मनाते हैं अपनी फैमिली के साथ में, उसके बारे में से थोड़ा सा बताइए, क्योंकि मैं चाहता हूँ लोगों के अंदर ये कल्चर भी डेवलप हो कि सिर्फ फोटो नहीं खिंचाना, उस जगह को जीना भी है। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि ये जो धरती है वो है ट्राइब्स की, आदिवासियों की। ज़्यादा इस एरिया में आदिवासी भाई बहन हमारे ज़्यादा रहते हैं, जो कि जल, जंगल और ज़मीन के रक्षक हैं, मैंने पहले भी कहा है। तो यहाँ इको टूरिज्म जो है वो डेवलप होना चाहिए। यहाँ पर होम स्टे कॉन्सेप्ट पे काम होना चाहिए, जिससे कि ये जो प्राकृतिक चीज़ें हैं वो नष्ट नहीं होनी चाहिए। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी बिल्डिंगें नहीं बननी चाहिए। इसको ऐसे ही इन झोपड़ियों में मड हाउस बना दिए जाने चाहिए। यहाँ की संस्कृति, यहाँ का कल्चर, यहाँ की वेशभूषा, यहाँ का खाना, यहाँ का जो संस्कृति है वो जिंदी रहनी चाहिए, क्योंकि संस्कृति जिंदी है तो हम जिंदे हैं। संस्कृति हमें नहीं खत्म करनी, हमें उस स्तर का विकास नहीं चाहिए जहाँ हमारी संस्कृति या प्राकृतिक धरोहर खत्म हो जाए प्रदीप जी। तो मैं इको टूरिज्म जो है उसके ऊपर ज़्यादा काम करने की सोचता हूँ, और मैं शासन प्रशासन से भी निवेदन करूँगा। हमारा जो शासन प्रशासन है अभी, हमारे जो वर्तमान कलेक्टर साहब हैं, एसपी साहब हैं, हमारे एडीएम सर हैं, या पर्यटन अधिकारी हैं, जो भी लोग हैं वो बड़े एक्टिव हैं, बहुत ही एकदम युवा टीम है, और वो युद्ध स्तर पर यहाँ पर्यटन बढ़ाने के लिए कार्यरत हैं। अभी वर्तमान में आप लोगों ने पैराग्लाइडिंग शुरू करी है कलेक्टर साहब के निर्देशन में। तो जो हम लोग पैराग्लाइडिंग करने के लिए हम लोग मनाली और लेह लद्दाख जाते हैं, वो बांसवाड़ा में हो रही है। तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि वहाँ न जाके हम बिल्कुल इस खूबसूरत धरती पे भी पैराग्लाइडिंग के मज़े ले सकते हैं। और सर यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट जो है कि अगर किसी को यहाँ पे अगर जो कॉन्सेप्ट बाहर आया, जिस जो आपने बताया
जो टेंट वगैरह लगा के जो लोग रहते हैं, टाइम अपना स्टे करते हैं, अगर वैसा कुछ फैसिलिटी हमारे यहाँ पे, और अगर लोग कोई आता है यहाँ पे रहने के लिए, तो क्या उसको किसी की परमिशन की ज़रूरत है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये जो भूमि है इसमें कुछ तो निजी है, कुछ खाते की है, कुछ सरकारी ज़मीन है, कुछ वन विभाग की है, कुछ माही की है। जी। तो हम जहाँ बैठे हैं वो भी प्रीमाइसेस गवर्नमेंट का है। जी। तो देखिए, आला अधिकारियों की परमिशन लगेगी इसमें, क्योंकि हमारे जो बड़े अधिकारी हैं उनकी परमिशन के बिना हम लोग कुछ भी यहाँ पर नहीं कर सकते। बिल्कुल उनको हमको नोटिस में डालना चाहिए, और वो प्रमोशन करने के लिए या प्रमोट करने के लिए हमें मंजूरी भी देंगे। और टेंट की आपने बात बताई, तो यहाँ पर टेंट जो है वो टेंट सिटी या टेंट या ग्लिम्पिंग टेंटिंग, ये जो चीज़ें बहुत अच्छे से चल सकती है, क्योंकि यहाँ पर पक्का निर्माण मैं कह रहा हूँ कि नहीं होना चाहिए। तो टेम्परेरी टेंट लगा के उसमें स्टे करने का कॉन्सेप्ट है, और मैं कई बार करा भी चुका हूँ। अभी 15 अगस्त पे भी कुछ टीम आ रही है, तो मैं बिल्कुल उनकी कैंपिंग की और इनकी सबकी व्यवस्था कर रहा हूँ। जो सर ओवरनाइट स्टे है उसमें? बिल्कुल, ओवरनाइट स्टे भी यहाँ पर बहुत अच्छा होता है। चाचाकोटा आप देख रहे हैं, अभी दिन का जितना खूबसूरत है उससे कई गुना रात का खूबसूरत होता है। ये बहती जो पानी की लहरें हैं, पक्षियों की आवाज़ हैं, रात का सन्नाटा, वो देखने लायक होता है। तो रात में कैंपिंग का एक अपना अलग ही मजा है। बिल्कुल तरीके से कैंपिंग होनी चाहिए। लेकिन मेरी एक आप सबसे, मेरे आपके चैनल के माध्यम से भी जो मेरे मन की एक व्यथा है, मैं देखता हूँ कि जैसे पर्यटन बढ़ रहा है वैसे वैसे यहाँ पोल्यूशन बढ़ रहा है। जी सर। प्लास्टिक और जो हमारा वेस्ट है वो हम लोग यहाँ डाल के जाते हैं, जो कि बिल्कुल मैं इसके खिलाफ हूँ। अभी मैंने देखा बहुत सी जगह पे कुछ दारू की बोतलें डाल रखी है, प्लास्टिक डाल रखा है, तो इसको गंदा नहीं करें। और मैं आपको फिर बता दूं कि जो मैक्सिमम गंदा है वो हम शहर के लोग करते हैं। गांव के लोग प्लास्टिक की चीज़ें या चिप्स या वेफर्स नहीं खाते हैं, हम लोग लेके आते हैं और हम लोग करते हैं। जिम्मेदार उसकी जिम्मेदार मैं हूँ, आप है, हम सभी हैं। तो मेरा एक ही अपील है आपसे कि खूब घूमें, खूब रहें यहाँ पर, लेकिन इसकी जो प्राकृतिक सुंदरता है, इसकी जो खूबसूरती है, उसको इन प्लास्टिक और इनके वेस्ट से और इससे नष्ट नहीं करें। हाँ। तो सर अगर रात को कोई यहाँ पे टेंटिंग करने के लिए आ रहा है अपने फैमिली के साथ, जैसे मैं आता हूँ, तो कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स है जिसका मेरे को ध्यान रखना है, और कौन कौन सी परमिशन मुझे कहीं से लेनी, ताकि रात को प्रशासन या कहीं से भी इससे भी कोई आके मुझे डिस्टर्ब ना करे या परेशान? देखिए, प्रशासन तो यहाँ पर बहुत सख्त है, चुस्त है और एकदम एक्टिव है, आपकी मदद भी करेंगे। लेकिन जो यहाँ गांव के लोकल ट्राइब्स लोग हैं, आप उनके संपर्क में आके उनसे आप निवेदन करेंगे कि मैं टेंट लगाना चाहता हूँ, तो बिल्कुल आसपास के लोग बहुत ही मददगार हैं, बिल्कुल हेल्पफुल है, कोई आपको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, वो टेंट लगाने में आपकी मदद करेंगे। और प्रशासन से भी अगर आप मंजूरी लेते हो तो बिल्कुल अच्छी बात है, और टेंट यहाँ लगा सकते हैं। हम लोग कई बार लगाते हैं, और टेंट लगाने के लिए ये धरती बनी हुई है। यहाँ टेंट लगाने के बाद जो मजे आते हैं उसमें, अगर आप बनाते हैं खाना, आप मैगी बना रहे हैं, आप चाय बना रहे हैं, आप अच्छे से, लेकिन शराब पी के उत्पाद करना वो थोड़ा सा अवॉइड करें। बाकी अगर आप नेचुरली तरीके से परिवार बच्चों के साथ में आके पिकनिक की तरह एंजॉय करना चाहते हैं, तो इससे बढ़िया टेंट के लिए, इससे बढ़िया कोई एडवेंचर वाली कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है। ठीक है सर, तो हम लोग कभी आएंगे, आपके साथ ही आएंगे कभी। आप पधारिए सर, बिल्कुल बिल्कुल आपका स्वागत है इस 100 द्वीपों के शहर में। सर आपके थोड़ा सा आपके मतलब फ्लैशबैक में चलते हैं। आपकी जो जर्नी स्टार्ट हुई एज अ ट्रैवल ब्लॉगर जो आपने स्टार्ट किया, तो कैसे ये पैशन, आज तो जब आप हमको जब ये सारे गैजेट्स दिखा रहे थे, आपने बहुत ही हाई क्वालिटी और बहुत ही ज़्यादा ऊपर लेवल का आपने जो गियर आपके पास में आप साथ में लेके चलते हैं, आपकी गाड़ी से लगा करके छोटी मोटी जितनी भी चीज़ें आप साथ में कैरी करते हैं, लेकिन सर ये पैशन आया कैसे, ये डेवलप कैसा हुआ और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? बिल्कुल प्रदीप जी, वैसे तो फोटोग्राफी और ये क्या थोड़ा सा महंगा शौक है। पहले मैं एक साधारण से मोबाइल से फोटोग्राफी करता था जी। लेकिन जब मैंने ये सोचा कि मोबाइल से इतना अच्छा आ सकता है तो कैमरे से कितना अच्छा आएगा, कैमरे से इतना अच्छा आता है तो ऊंचाई से ड्रोन से कितना अच्छा आएगा, ड्रोन से इतना अच्छा है तो 360 से कैसा आएगा, 360 से इतना अच्छा आ रहा है तो फिर अवाटार जैसे VR गियर है उससे कैसा आएगा। तो क्या होता है कि इच्छाएं अनंत है, साधन सीमित है, लेकिन हम बस ऐसे बढ़ते जाते हैं। और हाईटेक ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो हमें गैजेट्स तो हमें चाहिए होते हैं। तो धीरे धीरे मैंने पहले फ़ोटोग्राफी मोबाइल से शुरू की थी, और कई बार मेरे को इस फोटोग्राफी ने बहुत मान सम्मान भी दिया, राज्य स्तर भी मैं 2 बार सम्मानित हुआ हूँ। तो ये जो जुनून था वो बढ़ता गया, लेकिन मैं प्रोफेशनल कम हूँ और हॉबी मेरी ये ज़्यादा है। तो मैं एक आप कह सकते हैं हॉबीइस्ट फोटोग्राफर हूँ। जी सर। और अभी सर आपको आप बता रहे थे कि राष्ट्रपति की तरफ से भी आपको जो 1-2 अवार्ड मिले, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल सर, मुझे राष्ट्रपति भवन में कुल इंडिया के कोई 35 ट्रैवल ब्लॉगरों को बुलाया था, उसमें एक नाम मेरा भी था। बांसवाड़ा डूंगरपुर से मैं राष्ट्रपति भवन में विजिट करके आया हूँ और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और बड़ी गर्व की बात है कि जो देश का सबसे बड़ा प्रोटोकॉल माननीय हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय के भवन के इर्द गिर्द भी जाना बड़ी बात है, बड़े गर्व के फल थे।
और वहाँ जाकर मैंने देखा तो हमको बिल्कुल हाई टी वगैरह चाय खाना सब वहाँ पर हमको प्रोवाइड कराया था। तो बड़े अच्छे अनुभव थे। अभी तत्कालीन मुझे एल्बर्ट हॉल जयपुर में हमारी सम्माननीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी द्वारा भी सम्मानित किया गया था। अच्छा। पर्यटन को बढ़ाने के लिए। ये सारी उपलब्धियां मुझे जो है वो पर्यटन बढ़ाने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत सर ने भी मुझे विश्व पर्यटन दिवस पर फोटोग्राफी कंटेस्ट में चौथा स्थान देकर पुरस्कृत किया था। तो ये सारी उपलब्धियां हैं और ये आशीर्वाद है जो आप सभी के द्वारा मुझे मिला है। सर, एक ट्रैवल ब्लॉगर के साथ साथ में आप बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। आप बांसवाड़ा में आपके एक जो ग्रुप है उसके साथ में मिलके बहुत सारे काम करते हैं, जो सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं, उसके बारे में सर थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल सर, मैं कोई बहुत बड़ा सामाजिक कार्य करता तो नहीं हूँ, लेकिन इन दो हाथों से या इस शरीर से जो भी बनता है मैं प्रयास करता हूँ और कभी कभी सफल भी होता हूँ। एक बहुत बड़ी ताकत है हमारे पास में, एक बांसवाड़ा वाले करके फेसबुक पे ग्रुप है। उसमें 80-90 हज़ार 1 लाख लोग जुड़े हुए हैं जो हमारे वागड़ के आसपास के हैं। वो उस ग्रुप को हम समाज सेवा का पर्याय कह दें तो भी चल जाएगा, क्योंकि उस पर एक पोस्ट डालनी है आपको कि मुझे कुछ ये काम है, तो शायद मेरे ख्याल से चंद घंटों में उसमें रिजल्ट आता है। तो ऐसे ऐसे कई बार हमने, कोई बीमार है तो उसके लिए पैसे इकट्ठे किए हैं, कोई जल गया किसी का घर तो उसके लिए लाखों रुपए उस ग्रुप के माध्यम से इकट्ठे हुए हैं। उसमें सभी आला अधिकारी, शासन प्रशासन के सभी लोग जुड़े हुए हैं और सभी संवाद भी करते हैं। बहुत एक्टिव ग्रुप है। आपकी कोई भी समस्या उसमें अगर आप डालते हैं तो उसमें उसका निराकरण और समाधान होता है। लेकिन वो एक बहुत बड़ा ग्रुप जो जन सहयोग से बना हुआ है, उसमें मैं खाली नाम मात्र एडमिन हूँ, लेकिन करते मेरे ग्रुप के जो है सारे सदस्य वो हैं, उन सबकी ताकत है ये। तो अगर किसी नए व्यक्ति को उस ग्रुप में जोड़ना तो उसके लिए क्या प्रोसेस? बिल्कुल सीधा सा है। आप उसको फेसबुक पे जाके बांसवाड़ा वाले हिंदी या इंग्लिश में लिखिए, जो ग्रुप आएगा उसमें आपको लगभग 80-90 हज़ार लोग जो दिखते हैं और बांसवाड़ा की कोई फोटो लगी होगी उसमें आप डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। मैंने उसको ओपन कर रखा है, कोई भी व्यक्ति उसमें जुड़ सकता है। और उसके बाद में आपकी जो भी वहाँ पे जो भी पोस्ट होती है वो हम लोग उसमें देख भी सकते हैं, डाल भी सकते हैं। आपकी कोई पोस्ट हो डायरेक्ट डल जाएगी उसके अंदर। और सर, अगर इसमें, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाने की, मतलब अगर इसको अपने डूंगरपुर तक अगर इसको एक्सटेंड करना है तो क्या डूंगरपुर के लोग भी इसमें एडेड हैं? बहुत अच्छी बात बताई आपने। अभी उसमें 22 हज़ार लोग हैं वो डूंगरपुर सागवाड़ा के उसमें जुड़े हुए, क्योंकि उसका जो मैं एडमिन हूँ तो उसका इंसाइट है, उसमें सारी चीज़ें मुझे शो होती है। तो मैं चाहता हूँ कि लाखों का आंकड़ा पहुँचे। तो डूंगरपुर हमारा पड़ोसी जिला है, हमारा ननियाल है मेरा, और बहुत मोहब्बत है मुझे वहाँ उस जगह से, खूबसूरत धरती है। तो उसके लोगों को भी इसका यहाँ बेनिफिट मिलना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि डूंगरपुर का कोई शिक्षक है, उसका ट्रांसफर बांसवाड़ा होता है, बांसवाड़ा का डूंगरपुर। तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर में मैं कोई फर्क नहीं समझता हूँ, बिल्कुल पैरेलल है, इक्विवेलेंट है, बिल्कुल भाई भाई है। जो भी लोग हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, एक सबसे बड़ी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि मैं जानता हूं कि बहुत से लोग हैं यहाँ पे जो ऐसी चीज़ों में मदद करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। या अगर प्लेटफॉर्म मिलता है तो ऐसा नहीं कि जिस पे आप भरोसा कर सके, ट्रस्ट कर सके। तो सर के पास एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में मुझे भी अभी पता चला है। तो अगर कोई भी इससे जुड़ना चाहता है, या तो आप मदद कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, या फिर आप डोनेट करके भी मदद कर सकते हैं। तो जो भी चाहते हैं आप इसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूट दे सकते हैं। सर, अभी जब भी लोग आपकी रील्स देखते हैं, आपके फोटोज़ देखते हैं, आपके ड्रोन के शॉट्स देखते हैं, तो हर कोई इंसान आपके जैसा बनना चाहता है। हर कोई चाहता है कि हम भी भरत जी की तरह एक रील बनाए या शॉर्ट बनाए। लेकिन सर, आपकी जो जर्नी है उसके बारे में क्योंकि लोगों को पता नहीं है, तो सर उसके बारे में बताइए कि कितना आसान है भरत जी जैसा हाई क्वालिटी प्रोडक्ट या हाई क्वालिटी फुटेज तैयार करना? नहीं प्रदीप जी, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं भी सफ़र में अकेला निकला था। अच्छा। लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। तो 1000 माइल जर्नी स्टार्ट विद ए सिंगल स्टेप। हज़ारों मील का सफ़र है वो पहले कदम से ही शुरू होता है। मैंने भी नहीं सोचा था कि इस मुकाम पे पहुंचूंगा। आज बड़ी खुशी होती है। हम रास्ते में आ रहे थे तो बच्चे पीछे पीछे आते हैं और गाड़ी के आगे खड़े होकर बोलते हैं कि एक सेल्फी लेनी है। तो वो बड़ी गर्व के पल होते हैं। मैं उनको बहुत सम्मान देता हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे हैं और जीवन में कोई हमसे ऐसा गलत काम ना हो जिससे उनके ऊपर कोई साइड इफेक्ट पड़े। क्योंकि इन्फ्लुएंसर की भूमिका अगर निभा रहा हूँ तो मुझे उन बच्चों से बहुत प्रेम है और एक अच्छा पॉजिटिव मेरे से वो इंप्रेशन लेके जाए, एक अच्छी सोच लेके जाए। और आपने बताया कि हर आदमी भरत कंसारा बन सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना मैंने कोई बहुत बड़ा काम किया है, ना कोई ऐसी उपलब्धियां है। लेकिन एक बात छोटी सी मैं बता दूं आपको कि बस आपको प्रकृति से प्यार करना है, एक अच्छे समाज से भी बन के रहना है, तो आपको ऑटोमेटिकली आपके पास सारी चीज़ें पॉजिटिव सकारात्मक रूप से जुड़ती जाएगी और होती जाएगी। लेकिन आप बता रहे हैं कि बहुत महंगे गैजेट से फोटोग्राफी होती है, ऐसा नहीं है। मेरे को जो राज्य स्तरीय पुरस्कार मिला था वो मोबाइल फोटोग्राफ था मेरा, देव सोमनाथ भगवान का। वो फोटोग्राफ को विश्व में 4था स्थान मिला है। क्या बात कर रहे हैं? तो कहने का मतलब है प्रदीप जी के बहुत ज़्यादा महंगे डिवाइस से फोटोग्राफी हो, ये भी बस मैं बता दूं आपको, फोटोग्राफी नज़र नहीं नज़रिए का खेल है। अभी मैं जिस नज़रिए को देख रहा हूं उसको आप अपनी तरीके से देख रहे हो, मैं अपनी तरीके से देख रहा हूं। अब उस समय डिवाइस या गैजेट काम नहीं करेंगे, उस टाइम पे जो काम करेगा
वो है आपका नज़रिया। उस टाइम पे चाहे आपके पास मोबाइल हो छोटा सा, उससे भी अच्छी फ़ोटो आप क्लिक कर सकते हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं प्रदीप जी कि फ़ोटोग्राफी एक पैशन तो है ही है, एक हॉबी तो है ही है, इनकम का बहुत बढ़िया जरिया है। मैं जो मेरे युवा साथी हैं उनको मैं ये राय दूंगा, एक एडवाइस देना चाहूँगा कि फ़ोटोग्राफी को आप एक एज ए पैशन के अलावा एज ए प्रोफेशन में भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। स्ट्रीट फोटोग्राफी, पैशन फोटोग्राफी, फैशन फोटोग्राफी, फूड फोटोग्राफी, लैंडस्केप फोटोग्राफी, मैक्रो फोटोग्राफी, एस्ट्रो फोटोग्राफी, कई तरह की फोटोग्राफी होती है जिसमें बहुत सारा पैसा मिलता है। आपको मैं बता दूं कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी फ़ोटो बेचने की एक साइट है, उसको बोलते हैं शटर स्टॉक। अमेरिकन साइट है, ऑस्ट्रेलिया में भी है। उस पर मेरी कई फ़ोटोएँ बिकती है और वो डॉलर के अंदर उसके पैसे आते हैं। ये बात मैं आपको पहली बार किसी सोशल प्लेटफॉर्म पर डाल रहा हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कहने की नहीं, लेकिन आप इसको प्रोफेशन के रूप में भी उतार सकते हैं। आजकल एक शादी का हम वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करते हैं तो उसके 2 लाख का पैकेज है। तो मेरे हिसाब से ये, अगर आप इसमें कोई बच्चा कोई नया जनरेशन आना चाहता है ना, तो फोटोग्राफी बहुत अच्छी हॉबी है, कम टाइम में हम इसको सीख सकते हैं। और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, लोगों को मज़ा भी आता है, ये भी मैंने देखा। बिल्कुल हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे हैं जो वीडियोग्राफी करते हैं या शादियों में जाके वीडियोग्राफी भी करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं ना लोगों ने उसको थोड़ा सा मतलब कन्वेंशनल करियर ऑप्शन नहीं मानते, इसीलिए लोग थोड़ा सा हिचकिचाते हैं उसको आगे लेके जाने में या उसको फुल टाइम करने में या उसके अंदर प्राउड फील करने में। लेकिन आपकी जो स्टोरी है डेफिनेटली उस वाले परसेप्शन को बदलेगी, लोगों को लगेगा कि एक्चुअली ये सिर्फ छोटी मोटी चीज़ नहीं, आप इसमें भी बहुत आगे जा सकते हो। तो अगर सर किसी को स्टार्ट करना है, एक लड़का है जिसने हमारा ये पॉडकास्ट देखा और उसको लगा कि उसको थोड़ा बहुत शौक है फोटोग्राफी में या वीडियोग्राफी में, सर कैसे स्टार्ट कर सकता है वो? प्रदीप जी बहुत महंगा तो नहीं है, एंट्री लेवल के कैमरे आते हैं, वो 50, 60, 70 हज़ार रुपये में 2 लेंस के साथ आ जाएंगे एंट्री लेवल के। उससे वो अपना काम स्टार्ट कर सकता है। शुरू में देखिए, आप अच्छे क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो आप 1 लाख का बैट शुरू में नहीं लेंगे जी। आप 2000 वाले से काम चलाएंगे, 5000 वाले से काम चलाएंगे जी। तो धीरे धीरे आप सीखते जाएंगे, आप परिपक्व होते जाएंगे, आप परफेक्ट होते जाएंगे। उसके बाद में आप जैसे जैसे जाएंगे वैसे महंगे डिवाइस ले सकते हैं, लेकिन आप शुरुआत बेसिक गैजेट से कर सकते हैं, अच्छे मोबाइल से भी आप कर सकते हैं। सर आपका फाइनल विजन क्या है डूंगरपुर बांसवाड़ा के लिए? इतना जो भी काम आप कर रहे हो इस एरिया को प्रमोट करने के लिए, जगह को प्रमोट करने बहुत अच्छा सवाल है प्रदीप जी। ये जो जहां हम बैठे हैं, ये धरती बहुत खूबसूरत है, यहाँ पर्यटन बढ़ना चाहिए। आज मैं आपको बता दूं, उदयपुर और पर्यटन, आप देख सकते हैं, अगर उदयपुर में पर्यटन हटा दिया जाए, पर्यटकों को हटा दिया जाए, तो उदयपुर बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसकी पहचान पर्यटक और पर्यटन से है जी सर। पर्यटन बढ़ता है तो व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो आपका इकोनॉमिक से लगा के सारी चीज़ें रेवेन्यू जनरेट होगी। बहुत बड़ी बात है, अगर पर्यटक बढ़ते हैं तो आपका ये जो धरती है इसमें बिजनेस बढ़ेगा। हर चीज़, एक आदमी घूमने के लिए आता है तो पेट्रोल भी यहाँ भराता है, खाता भी यहाँ, परचेजिंग यहाँ करता है, सारी चीज़ें, वो पैसा हमको यहाँ दे के जाता है। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक जनरेट हो रही है, तो पर्यटन बढ़ना चाहिए। डूंगरपुर बांसवाड़ा बहुत खूबसूरत धरती है। आने वाले टाइम में मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी है, प्रोटोकॉल में बता नहीं सकता हूँ, कोई बड़े स्तर के फिल्मों के शूट बांसवाड़ा में मेरे द्वारा होने जा रहे हैं, वो मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगा। अच्छे बड़े बजट की फिल्में हैं और उसकी रेकी चल रही है, लाइन प्रोड्यूसर से हमारी बात चल रही है, उनको यहाँ के प्रोजेक्ट भेजे गए हैं। लेकिन जो हमारी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है कनेक्टिविटी की। बांसवाड़ा में रेल चाहिए या हवाई सेवाएं चाहिए। अभी ना तो रेल है ना हवाई सेवा है, हम बस पर निर्भर है, और बस में भी कहीं कहीं रोड, हमारी कनेक्टिविटी अब पहले से अच्छी है, लेकिन और अच्छी हो जाए तो शायद ये जो हमारे सपने हैं वो हकीकत में बदल जाएंगे। जो बड़े एक्टर यहाँ आना चाहते हैं शूट करने के लिए, वो आ सकते हैं। जी सर, ये डेफिनेटली एक मतलब ये चैलेंज है हमारे प्लेस के साथ में, कनेक्टिविटी का इशू है। सर अगर कोई लड़का आपसे इंस्पायर होके आपके साथ अगर काम करना चाहता है, आपसे सीखना चाहता है, तो उसके लिए कुछ प्रोसीजर है सर, कुछ तरीका है आपसे कनेक्ट? प्रदीप जी बिल्कुल, मैं तन मन धन सभी से उसके लिए समर्पित रहूंगा। ना मेरा इसका कोई चार्ज है ना कुछ भी नहीं है, मुझे जितना आता है मैं उसको सिखाऊंगा, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं भी उससे कुछ सीखूंगा। हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखने का होता है, क्योंकि फोटोग्राफी में कोई परिपक्व नहीं होता है, आप रोज नया कुछ सीखते हो। एक्सपर्ट हो सकते हैं लेकिन इतने नहीं हो सकते, तो हर रोज कुछ सीखने का है। कोई भी बच्चा अगर मुझसे सीखना चाहे तो मैं अपने चैनल, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि वो मुझसे कनेक्ट होके सीख सकता है। उसके पास कैमरे डिवाइस नहीं है तो मैं डिवाइस भी अपने दूंगा उसको सिखाने के लिए। बस ऑनेस्टली वो मुझसे सीखे और इस काम में आगे जाए। सर तो ये जो जर्नी की शुरुआत हुई है, उसके स्टार्ट में क्या कुछ ऐसा हुआ था आपके साथ? कोई आपने पिक्चर ऐसा देखा हो या कुछ चीज़ ऐसी देखो जिसने आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर दिया उस जर्नी के लिए? बिल्कुल, कई फोटोग्राफ्स में देखता था तो मैं कोशिश करता था मैं ऐसे करूं, क्या कर पाऊं,
लेकिन कभी कभी हताश भी होता था कि मुझे नहीं आता है। लेकिन सर कहते हैं ना कि वो रस्सी जो है वो शिला के ऊपर जाती है, आती जाती है, तो पत्थर पे भी निशान कर देती है। तो वो वाली ही बात है। और उसका रिजल्ट मैं आपको बताता हूँ कि एक दिन जब मैं नींद में सोया था, 8 बजे मेरे पास एक फ़ोन बजता है बेंगलोर से। तो बांसवाड़ा की कोई एक मैम थी, उनका फ़ोन था। मेरा नंबर सोशल मीडिया पे मैं जुड़ा हूँ तो नंबर था प्रदीप जी। उनका ये फ़ोन आता है कि भरत जी कांग्रेचुलेशन। तो मेरी आँख ही खुली थी मैडम। मैंने कहा मैंने आपको पहचाना नहीं, और कांग्रेचुलेशन आप दे रहे तो मैं धन्यवाद देता हूँ, लेकिन मुझे ये बताइए किस बात का। कि मैं अभी मुंबई से बेंगलोर जा रही थी, और स्पाइस जेट की जो एयरलाइन थी उसके सीट के पीछे चाचा कोटा के आपके फ़ोटो लगे हुए थे, और उसकी मैगजीन में भी आपके फ़ोटो लगे हुए थे। तो मैं गदगद हो गई, क्योंकि वो भी मैम बांसवाड़ा की थी, उनकी शादी वहाँ हुई है। तो उन्होंने फिर वहाँ से मुझे वो मैगजीन भी भेजी और वो फ़ोटो भी भेजे, और वहाँ मैं बहुत एक्साइटेड हुआ था कि ये छोटी सी धरती, इसकी खूबसूरती आज कहाँ से कहाँ पहुँच गई और कहाँ से कहाँ पहुँच गई। बहुत अमेजिंग सर, ये तो सच में हम लोगों को भी बहुत खुशी हुई वाली बात सुन के। तो सर आप इतने टाइम से चाचा कोटा को और बांसवाड़ा को प्रमोट करने के लिए काम कर रहे हैं, तो क्या क्या ये जर्नी पूरी कैसी रही है, और साथ में क्या क्या चैलेंजेस आपको आए हैं इस जगह को प्रमोट करने में? देखिए, हम कोई काम को सोचते हैं तो उसमें अड़चने भी आती है, उतार चढ़ाव भी आते हैं, कभी हम लोग निराश होते हैं, कभी हम एक्साइटेड होते हैं। तो ये जो सफ़र था उसमें बहुत सारे चैलेंज आए मेरे सामने। बहुत सारे चैलेंज ये भी आए कि कनेक्टिविटी अच्छी नहीं। जैसे हम लोग बहुत सी शूट करना है फिल्मों का, सब लाइनअप हो जाता है, फिर वो बोलते हैं कि बांसवाड़ा, तो वहाँ हम पहुँचेंगे कैसे? ना तो वहाँ रेलवे है, ना वहाँ हवाई जहाज़ है, हम पहुँचेंगे कैसे? क्योंकि इन लोगों के पास पैसा तो होता है, टाइम नहीं होता है बड़े आर्टिस्टों के पास, तो टाइम को मैनेज करने के लिए तो ऐसे कई चैलेंज आए। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अभी जो हमारा पूर्व कलेक्टर साहब या अभी जो हैं कलेक्टर साहब, बहुत ही युवा, बहुत ही मिलनसार, बहुत ही क्रिएटिव और एक अनुभव उनके पास में है। तो वो पर्यटन को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। वर्ष में एक बार माही महोत्सव होता है। वो माही महोत्सव 3 दिवसीय होता है, बांसवाड़ा का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। उसमें बहुत सारे एक्टिविटी, बहुत सारे लेज़र शो, बहुत सारे दौड़ होती है, ऐसे कैंपिंग होते हैं, नौकायान होती है, तो उससे पर्यटन बढ़ रहा है। तो हमारा प्रशासन है बहुत एक्टिव है, और एक्टिव प्रशासन के साथ में मिलकर हमें भी काम करने में बहुत मज़ा आ रहा है। चैलेंज भी बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी अगर सकारात्मक अधिकारी हमारे साथ में होते हैं तो हमारा उन समस्याओं का समाधान शीघ्र होता है। सर एक स्पेशल चीज़ जो मुझे आपसे पूछनी थी कि फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी में स्टोरी टेलिंग का कितना बड़ा रोल है सर? अगर आप बहुत अच्छा फुटेज भी अगर आप क्रिएट कर दे रहे हो, उसके बाद में भी स्टोरी टेलिंग का क्या रोल है इसमें? बहुत बड़ा रोल है सर। देखिए, मैं आपको बता दूं, उद्देश्य सामने होना चाहिए। स्टोरी जो है वो हमारी गाइडलाइन है। स्टोरी के बेस पे ही हम लोग कहीं पहुंच सकते हैं। अभी मैं जो थीम बना गया, आप लोग जैसे मुझे शूट करने आए हैं, तो आपने पहले स्टोरी बनाई है, आपने स्क्रिप्ट लिखा है दिमाग में, आप मुझसे क्या पूछेंगे वो लिखा है। जी सर। अगर वो नहीं पूछेंगे या नहीं सोचेंगे और मुझे आगे बैठ जाएंगे तो मैं क्या कर पाऊंगा? वही वाली बात है कि एक खरगोश है, उसके सामने एक बिल्ली है, वो बिल्ली जो है उसको पकड़ने के लिए उछल रही है, वो एक्शन कर रही है। अब उस बिल्ली के सामने से आप खरगोश को हटा दो, अब वो बिल्ली खाली खाली उछल रही है, आप क्या समझ पाओगे? वही वाली बात है कि हमारा उद्देश्य है वो सामने होना चाहिए। स्टोरी का या स्क्रिप्ट का या स्टोरी टेलिंग का बहुत बड़ा रोल है। मैं कोई भी वीडियो डालता हूं तो आपने देखा होगा, पहले मैं स्क्रिप्ट लिखता हूं उसकी, उसके बाद में फुटेज। तो एक सिक्के के 2 पहलू हैं। हमारा वीडियो जो है, कंपोजिशन वगैरह सब, जो वीडियोग्राफी है वो भी एक पार्ट है, लेकिन उससे पहले जो मेन पार्ट है वो है स्टोरी। किसी भी कहानी को पहले आप पिक्चर देखिए ना, कोई भी पहले पिक्चर बनती है उसमें सबसे पहले कहानी लिखी जाती है, उसके बाद में उसको सबको पिक्चराइज किया जाता है। तो सबसे पहला जो सीढ़ी है वो है स्टोरी, आपकी जो कहानी है। तो सर आपके प्रोफेशनल मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि आपकी फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी स्किल्स के साथ साथ में आपको ये भी देखना है कि क्या आपका स्टोरी टेलिंग क्या है, कि आप कैसे इसको लोगों के सामने लेके आओ। बिल्कुल, हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो है हमारा सब्जेक्ट। आपका सब्जेक्ट क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट के आधार पर ही आप देखते हैं बहुत सारी मूवी बनती है, फ्लॉप हो जाती है, लेकिन जिसकी कहानी में दम होता है वही तो चलती है। तो सर नए फोटोग्राफर जो स्टार्ट करते हैं वो कौन कौन सी गलतियाँ, मतलब क्योंकि सर आपने भी अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा होगा, तो नए फोटोग्राफर जब आते हैं या इस वाले स्ट्रीम में जब लोग आते हैं तो क्या क्या ऐसी गलतियाँ हैं जो उनको अवॉइड करनी चाहिए? और दूसरी चीज़ कि किसी भी इंसान को कैसे पता लगे कि ये चीज़ उसके लिए बनी है कि नहीं बनी है, या लाइक ही हैज़ टू बी गुड विद हिज हैंड्स और उसकी आईज या उसका परसेप्शन, क्या एक चीज़ है? देखिए, अब आपको हर आदमी का एक माइंड मेकिंग या उसके कॉन्सेप्ट क्लियर है जी। आपने अपने बेटे के लिए सोच रखा होगा उसको क्या बनाना है, ठीक है। वैसे ही हर बच्चा दिमाग में एक बात रखता है कि मुझे क्या बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, फोटोग्राफर बनना है। उसके कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर होते हैं, लेकिन उसका विज़न
आप देखिए बहुत से बच्चे मोबाइल से फोटोग्राफी करते हैं, वो मैं बहुत से लोग मैं जिनकी फोटोग्राफी देखता हूँ, वो पहली बार फोटो खींचते तो मैं दंग रह जाता हूँ, 4 बार घुमा के देखता हूँ, यार इतनी अच्छी फोटो मैं भी नहीं खींच सकता हूँ। तो उसका एंगल, उसका कंपोजिशन, उसका फ्रेमिंग इतना बढ़िया होता है। तो कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है इसमें, फोटोग्राफी कोई भी कर सकता है। और मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि इसमें मिस्टेक क्या है, आजकल लोग क्या करते हैं कि रील फॉर्मेट पे ज़्यादा काम करते हैं। 30 सेकंड की रील स्क्रॉल, 30 सेकंड की रील स्क्रॉल। यूट्यूब फॉर्मेट जो है वो बहुत बढ़िया है, यूट्यूब पे भी जाना चाहिए, स्टोरी वाले में जाना चाहिए। तो सभी सोशल प्लेटफॉर्म पे जाके बराबर आप देखेंगे, कुछ रील बना देने से नहीं चलती तो बच्चे आजकल के हताश हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता है, आप कंटिन्यूस डालिए, कभी कभी वो चल जाती है एक रील तो आप खुश हो जाते हो, एक नहीं चलती तो ठीक है कि एक सोशल मीडिया का एल्गोरिदम है, उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें चलती है। लेकिन उस एल्गोरिदम के ऊपर हमें अपने कैरियर को तय नहीं करना है कि मैं आगे कुछ कर पाऊंगा। आपको अपना काम करना है और आप बिल्कुल सफल होंगे, ये मेरी गारंटी है। एक सर एक थोड़ा सा हट के टॉपिक है, लेकिन मैं सोचता हूँ उससे आपसे बात करना ज़रूरी है उसके बारे में कि मतलब हम जो एक खूबसूरती यहाँ पे देख रहे हैं, हमारे वागड़ का सर ऑलमोस्ट हर एक गांव अपने लेवल पे थोड़ी बहुत खूबसूरती मेंटेन करके रखता है, क्योंकि हर गांव, किसी गांव में तालाब है, किसी गांव में सर नदी है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि सारी जो हमारी जनता है वो बाहर जा रही है घूमने के लिए, हमारे लोकल चीज़ों को वो इतना रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। और साथ में वो जो जितने भी ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज पानी के, या इतनी जो खूबसूरत पेड़ हैं या फिर तालाब या नदियाँ हैं, उनको सर बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहे हैं। उनको नहीं लग रहा है, क्योंकि एट एंड ऑफ द डे आपको जो मज़ा आता है इन जगहों पे आके वो है नेचर का, और हर गांव में थोड़ा बहुत नेचर का पार्ट घर पे भी अवेलेबल है। क्या हम लोग कैसे लोगों को मोटिवेट करें या सर एजुकेट करें या अवेयर करें कि लोगों को रियलाइज़ हो कि आपको बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर में भी सारी चीज़ें अवेलेबल है। बहुत अच्छी बात बताई आपने कि मैं बता दूं आपको कि उदयपुर का बंदा है वो उदयपुर में नहीं घूमता है, बांसवाड़ा का बंदा बांसवाड़ा नहीं घूमता है, क्योंकि उसके लिए घर की मुर्गी दाल बराबर जैसी बात है कि लोकल है, मैंने देख रखा है। बाहर के लोग ज़्यादा आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो धरती है या जो डूंगरपुर बांसवाड़ा है वो बहुत खूबसूरत है, और मानसून में तो बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। तो आप देखो, मैं बता दूं कोरोना के पहले एब्रोड से जो टूरिस्ट था वो बहुत ज़्यादा चलता था। अभी कोरोना के बाद में जो है होम टूरिस्ट, लोकल टूरिस्ट ज़्यादा चल रहा है। उसका कारण है कि लोगों ने बांसवाड़ा इंडिया की जो धरती है खूबसूरत उसको देखा, उसके अलावा अपने वागड़ की धरती को देखा, तो लोगों को लगा कि यहाँ बहुत कुछ है। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार सबसे पहले अपने आसपास की जगहों पर घूमें, वो एक बार एक्सप्लोर हो जाए, उसके बाद में बाहर जाए, क्योंकि बहुत खूबसूरत है, आपको यहाँ बहुत चीज़ें मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है फ्री है, ना कोई टैक्सेशन है यहाँ पर, ना कोई पार्किंग का पैसा। आप बाहर जाते हो 100 रुपये आपको पार्किंग का लगता है, इतना कॉमर्शियल हो गया है। तो सारा ही हमारा जो है वो फ्री है, बहुत खूबसूरत है। कुदरत ने दोनों हाथों से लुटाया है वागड़ के ऊपर, तो इसका हमें खूब लाभ लेना चाहिए, इस प्रकृति की खूब रक्षा करनी चाहिए और इसको जन जन तक पहुंचाना चाहिए। सर थैंक यू सो मच फॉर हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए, हम लोगों को आपका संडे का टाइम देने के लिए। और हम चाहते हैं कि आपका विजन कंप्लीट हो, और हम चाहते हैं कि हम भी कभी बाहर जाके जब डूंगरपुर बांसवाड़ा की बात करें तो हमको डिटेल ना देना पड़े और लोग जाने इस जगह को, इसकी खूबसूरती के लिए। धन्यवाद तो प्रदीप जी आप सभी का, आपकी टीम 60 किलोमीटर दूर से, और मैं देख रहा हूँ कि आप पिछले 10-15 दिनों से, महीने 2 महीने से आप मुझसे रोज कनेक्शन कर रहे हैं कि भरत जी आज कर ले, लेकिन कहीं व्यस्तता थी थोड़ी सी, तो मैं आपको टाइम नहीं दे पाया। आज आप सभी पधारे, मैं आपके चैनल का, आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप सभी से मैं जो मेरा ये देख रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आप इस वीडियो को शेयर इसलिए ना करें कि मेरा इंटरव्यू, इस वीडियो को शेयर इसलिए करें कि ये प्रदीप जी का जो वर्क है, आप जो मेहनत करते हैं उसको आप सभी को पहुँचाना है, क्योंकि इनका कोई स्वार्थ नहीं है इसके पीछे। जैसे मैं फ्री में करता हूँ, मेरा कोई कॉमर्शियल यूज़ नहीं है, कोई प्रोफेशन नहीं है, लेकिन इससे क्या हो रहा है कि वागड़ की जो छुपी हुई प्रतिभाएं उनको आप इस प्लेटफॉर्म पर मंच दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है, कोई छप जाता है, कोई छुप जाता है। अभी मैं छप गया हूँ, मैं वायरल हो गया हूँ, तो मुझे सब जानते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे, बहुत से ही कला, बहुत से हिडन ट्रेजर ऐसे हैं बांसवाड़ा, वागड़, डूंगरपुर में, जिनको बहुत सारी चीज़ें आती है, मुझसे भी अच्छे सीख पड़े हुए हैं, लेकिन वो छुप गए। उनको आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप ऊपर ला रहे हैं, और लाइए, मैं तो कहता हूँ मैं आपके साथ में हूँ। तो बिल्कुल मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, और आपने यहाँ इस जगह पर आकर मुझे आप सभी के सामने रूबरू किया, उसके लिए हृदय से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर।